आज का टॉपिक है रेरा अपॉर्चुनिटीज फॉर सीएस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए पिंकी अग्रवाल। नॉलेज बूस्टर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि सीए को रियल एस्टेट में रेरा से रिलेटेड कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले भी 2 बार वेबिनार दे चुकी हूं, लेकिन बहुत लोगों की रिक्वेस्ट के बाद मैं ये अपना पूरा यूट्यूब चैनल पर पूरा टॉपिक डाल रही हूँ कि एक सीए के लिए रेरा में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। रेरा में अपॉर्चुनिटीज को जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि रेरा क्या होता है। व्हाट इज द रेरा? रेरा रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज पर लगता है। पहले रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में ना तो कोई कंप्लाइंस होती थी, ना वो कंट्रोल्ड मैनर में चलती थी, और ना ही उस पर किसी का कंट्रोल था। तो इसके लिए रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2016 आया, जो कि इनेक्ट किया गया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने। ये फुली फ्लैश्ड 1 मई 2017 से रियल सेक्टर में आ गया, जिसके बाद प्रॉपर रेरा आने की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर प्रॉपर कंट्रोल वे में चला, क्योंकि उसमें विड्रॉल पर उनका कंट्रोल था। प्रॉपर ट्रांसपेरेंट रहा, सारी अकाउंटेबिलिटी रही। जितना कंस्ट्रक्शन पर खर्चा किया जाएगा उतना ही पैसा बिल्डर विड्रॉ कर सकता है। तो पूरा ट्रांसपेरेंसी रही, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी रही। रेरा आने के बाद रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन, चाहे कोई भी बंदा पर्सन रियल एस्टेट में सेल परचेज से रिलेटेड भी ट्रांजैक्शन करता है, तो सेल परचेज मतलब डेली ट्रांजैक्शन, यानी परचेज सेल करता है, तो जो ब्रोकर है उसे भी रेरा में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। और बिल्डर जो भी नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या इवन जिनके पुराने भी प्रोजेक्ट थे अभी तक चल रहे हैं, वो रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट होने चाहिए। उन्हें रेरा में सभी स्टेट्स का रेरा अलग अलग है। जैसे हरियाणा स्टेट का हो गया, दिल्ली का हो गया, यूपी का हो गया, महाराष्ट्र रेरा हो गया। तो अकॉर्डिंग टू स्टेट उन्हें रेरा में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। रेरा में पहले क्या होता था, रेरा से पहले कस्टमर्स की जितनी भी कंप्लेंट होती थी, कस्टमर्स को ये रहता था कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ अपनी कंप्लेंट डालना है, तो कोई प्रॉपर तरीके से उनकी सुनवाई नहीं होती थी। रेरा में आने के बाद इन्होंने रेरा साइट पर ही एक विंडो दी है, जिस पर आप अपनी कंप्लेंट, जो भी बायर है, डेवलपर है, स्टेक होल्डर है, अपनी कंप्लेंट कर सकता है। रेरा इम्प्लीमेंट क्यों किया गया? क्योंकि रेरा रेरा आने से पहले बहुत सारे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट डिलेड हो रहे थे। जो पूरा रियल एस्टेट इंडस्ट्री हमारी कागजों पर होती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है 4-5 साल बाद, तो जितना भी वो सेल करते हैं वो कागजों को दिखाकर ही सेल करते हैं। तो दिखाया कुछ और जाता था, बनाया कुछ और जाता था। लेकिन रेरा में रजिस्ट्रेशन लेते समय पेपर्स पर उन्हें सब कुछ मेंशन करना होता है। what quality they are giving, how many towers they are constructed, and how many floors they are constructed, on that society what facilities they are going। तो वो जो भी फैसिलिटी देने जा रहे हैं वो सब कुछ पेपर पे मेंशन होता है। तो अब बिल्डर कोई भी फॉल्स प्रॉमिस नहीं कर सकता है। और अब स्टैंडर्ड, जो भी उन्होंने स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन के समय पर बनाया, उस स्टैंडर्ड को उन्हें फॉलो करना पड़ता है। इससे क्या है, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन और इन्वेस्टर को ये इन्होंने प्रोटेक्ट किया है जितना भी है कंज्यूमर, और इन्होंने इन्वेस्टर को, और ये रियल एस्टेट में बूम लाने के लिए भी ये जरूरी था, क्योंकि उस पर लोगों का फेथ धीरे धीरे कम हो रहा था। तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये रेरा को इम्प्लीमेंट करा गया। जैसे कि मैंने अभी बताया रेरा क्यों आया, रेरा आने से पहले क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स फेस होती थी, तो सेम उसके ऑब्जेक्टिव्स वही है। होम बायर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रेरा को लाया गया, ट्रांसपेरेंसी को दिखाने के लिए रेरा लाया गया, टाइमली डिलीवरी और प्रोजेक्ट के लिए लाया गया, यूनिफॉर्मिटी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए लाया गया है, क्विक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, और बूस्ट द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। फीचर्स क्या है? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, मैंने आपको बताया था। एक ब्रोकर यदि लैंड की या बिल्डिंग फ्लैट की किसी भी सेल परचेज के ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, तो उसे रेरा में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। हर एक स्टेट का रेरा अपना अपना अलग होता है, तो उसे उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। तो रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद एक आईडी अलॉट होती है। वह आईडी
उसको अपने हर एक पेपर्स पर मेंशन करनी होती है। उस आईडी को आप रेरा की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। रेरा आने के बाद आपको 70% अमाउंट एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ता है, जो कि रेरा अकाउंट होता है। उसमें विड्रॉल पर लिमिट होती है। और रेरा आने के बाद पहले सुपर एरिया पर भी बिक रहा था प्रोजेक्ट, अब उसमें क्लियर डेफिनेशन कारपेट एरिया की दे दी गई है कि कारपेट एरिया के अकॉर्डिंग ही आपका प्रोजेक्ट सेल होगा। टाइमली पोजीशन, यदि कोई बिल्डर टाइमली पोजीशन नहीं देता है तो डिले के लिए वो जो भी पेनल्टी होगी वो पे करेगा। होम बायर्स की क्या क्या राइट्स और ड्यूटीज होती हैं? राइट टू गेट द इंफॉर्मेशन। होम बायर्स कोई भी कि मेरा प्रोजेक्ट किस स्टेज पर चल रहा है, कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो अपना बिल्डर से मेल के थ्रू या किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। यदि प्रोजेक्ट डिले हुआ है तो उस प्रोजेक्ट की डिले होने पर कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है और उसे टाइमली डिलीवरी का पूरा राइट है। ऑब्लिगेशन क्या है प्रोमोटर्स एंड बिल्डर्स की? अडेरेंस टू सैंक्शन प्लान। मैंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन के समय ईच एंड एवरीथिंग आपको मेंशन करनी होती है, तो सैंक्शन प्लान भी रजिस्ट्रेशन के समय आपको शो करना होता है। तो आप अब उस सैंक्शन प्लान को फॉलो करके ही अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। टाइमली कंप्लीशन एंड पोजीशन रेस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट हैंडओवर के बाद भी यदि कोई डिफेक्ट आता है तो बिल्डर प्रॉपर 5 ईयर्स तक उसके लिए लायबल होता है। जस्ट लाइक इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड जीएसटी अथॉरिटी के तरह ही इसमें भी रेरा में अथॉरिटीज होती हैं। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। जीएसटी में तो अपलेट ट्रिब्यूनल अभी बनी है, लेकिन रियल एस्टेट इसमें रेरा में पहले ही बन गई है, रियल एस्टेट अपलेट ट्रिब्यूनल। रेरा के अंदर पेनल्टीज डेवलपर पर भी लग सकती हैं, एजेंट पर भी और बायर पर भी लग सकती है। रियल एस्टेट सेक्टर में रेरा आने से क्या इम्पैक्ट पड़ा है? ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुई है, बायर का कॉन्फिडेंस या इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ है, और जितने भी इम्प्लीमेंटेशन अब उसको रजिस्ट्रेशन के समय जो भी वो लिख रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट को बनाना है, इम्प्लीमेंट करना है। अब आते हैं मेन रोल के ऊपर कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का रेरा में क्या रोल हो सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हर एक फील्ड में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। सेम उसी तरह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी, रेरा में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक वाइटल रोल प्ले कर सकता है। वो जैसे मैंने बताया कि रेरा आने के बाद चाहे वो ब्रोकर हो या बिल्डर हो, रेरा रजिस्ट्रेशन उस स्टेट में रेरा का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। तो रेरा रजिस्ट्रेशन कर सकता है, सर्टिफिकेशन कर सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि 70% अमाउंट एक रेरा अकाउंट में बिल्डर्स को डालनी होती है। वो अमाउंट का विड्रॉल कंस्ट्रक्शन पर जितना भी खर्चा होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो विड्रॉल कर सकता है। उस विड्रॉल के लिए उसे सीए के सर्टिफिकेट की नीड होती है, तो यहाँ पर वो सीए सर्टिफिकेशन भी दे सकता है। ये सर्टिफिकेशन आपका मंथली भी हो सकता है, बाय मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द विड्रॉल ऑफ द बिल्डर ये सर्टिफिकेशन की नीड होती है। क्वार्टरली सीए सर्टिफिकेट्स, रेरा में एक क्वार्टरली रिटर्न जाती है, चाहे किसी बिल्डर ने अपना उस क्वार्टर के अंदर कोई विड्रॉल किया है या नहीं किया है, इवन फिर भी क्वार्टरली रिटर्न जाती है, जिसके लिए क्वार्टरली सीए की सर्टिफिकेट की भी नीड होती है। जैसे कि एमसीए पर हमारी एनुअल रिपोर्ट डाली जाती है तो सेक्रेटरियल कंप्लाइंस किया जाता है, सेम उसी तरह रेरा में भी 412D में एक एनुअल रिपोर्ट जाती है। उस एनुअल रिपोर्ट में हमारी बैलेंस शीट जाती है और पूरे 4 क्वार्टर्स का समराइज जाता है कि आपने पूरा प्रॉपर अकॉर्डिंगली विड्रॉल किया है या नहीं किया है। उसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवाइजरी कर सकते हैं, रेरा को रिलेटेड कंसल्टिंग रोल निभा सकते हैं। दूसरे रोल्स जैसे मेरी तरह वेबिनार दे सकते हैं, सेमिनार्स ले सकते हैं, बुक लिख सकते हैं। और वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जब उन्हें रेरा की भी और बाकी का भी, यहाँ पर जैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में रिवेन्यू रिकॉग्निशन का मेथड चेंज होता है बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर, इस पर आईसीआई का प्रॉपर गाइडेंस नोट भी है। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, कंप्लीटेड मेथड, तो वहां पर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास स्कोप है, वो वहां की अकाउंटिंग कर सकता है, फंडिंग करा सकता है, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां के
बैलेंस प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर सकता है, तो ड्यू डिलिजेंस कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे रोल्स है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्ले कर सकता है। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के रोल क्या क्या है, उसके साथ उन रोल को कैसे परफॉर्म किया जाता है उसकी एक समरी तैयार की है कि उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट उस रोल के अंदर किस तरह से काम करता है। जैसे रेरा रजिस्ट्रेशन फॉर ब्रोकर्स, मैंने बताया था कि हर एक स्टेट में, जिस स्टेट में भी ब्रोकर सेल परचेज फाइनलाइज कर रहा है, उस स्टेट में उसको रेरा में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अब कौन सा ब्रोकर रजिस्ट्रेशन लेगा, चाहे वो ब्रोकर इंडिविजुअल है, वो फर्म्स या कंपनीज है, या कोई भी पर्सन और एंटिटी जो भी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन कर रही है, रेरा में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे इंडिविजुअल के लिए, वही केवाईसी है जिसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। फर्म और कंपनीज के केस में आपका नेम ऑफ द फर्म ऑब्लिक या कंपनी का नेम, पैन कार्ड ऑफ द फर्म और कंपनी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यदि आपकी पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और कंपनी है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फिर केवाईसी, एड्रेस प्रूफ हो गया, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स हो गए, ऑथराइज सिग्नेटरी हो गए, फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, आपको स्टेट की रेरा की वेबसाइट पर जाना है, अकाउंट को लॉगिन क्रिएट करना है, लॉगिन आईडी, फिर उसके बाद एजेंट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है और एप्लीकेशन को सबमिट करना है। हरियाणा में ब्रोकर्स के इंडिविजुअल के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 50,000 रुपीज है और अदर देन इंडिविजुअल के लिए 2,50,000 रुपीज है। रेरा केवल 5 इयर्स के लिए ही वैलिड होता है। आफ्टर 5 इयर्स ये एक्सपायर्ड हो जाता है तो हमें इसको रिन्यूअल कराना होता है। रिन्यूअल के लिए एक सेपरेट फीस दी जाती है। इंडिविजुअल के लिए रिन्यूअल फीस 10,000 रुपीज है और अदर देन इंडिविजुअल के लिए रिन्यूअल फीस 50,000 रुपीज है। रेरा के रजिस्ट्रेशन के बाद ये अप्रोक्स 30 डेज का टाइम लेता है। 30 डेज के बाद आपके पास रेरा की प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सभी एडवर्टाइजमेंट में, ट्रांजैक्शन में, प्रोजेक्ट डीलिंग में मेंशन करना होता है। यदि किसी को वो चेक करना है तो वो रेरा की वेबसाइट पर जाकर भी उस नंबर को चेक कर सकता है। अब आप कह रहे होंगे कि बिल्डर्स तो पहले क्या कर रहे थे, रेरा रजिस्ट्रेशन कराने से पहले ही एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, लेकिन अब रेरा स्ट्रिक्ट हो गया है। जिन जिन बिल्डर्स ने रेरा के रजिस्ट्रेशन से पहले एडवर्टाइजमेंट कराए थे उन पर अब पेनल्टीज लग रही हैं, क्योंकि एज पर रेरा एक्ट आप रजिस्ट्रेशन के बाद ही एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और उस पर प्रॉपर आपको रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना होता है। अब आते हैं रेरा रजिस्ट्रेशन फॉर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। रेरा रजिस्ट्रेशन मैंने बताया कि ब्रोकर्स को भी, बिल्डर्स को भी मैंडेटरी होता है। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, यदि आपका प्रोजेक्ट की लैंड 500 स्क्वायर मीटर से एक्सीडिंग है तो आपको रेरा रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, या उसमें बनने वाले अपार्टमेंट 8 अपार्टमेंट से ज्यादा हैं तो आपको सारे फेजेस को मिलाकर तो रेरा रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन आपका, जैसे मैंने पहले बताया, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, बुकिंग, सेलिंग सबसे पहले लेना कंपलसरी है। अब बिल्डर्स के लिए, यदि कोई बिल्डर आपका इंडिविजुअल है तो उसके लिए क्या क्या रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड है, तो वो केवाईसी होंगे सबसे पहले, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, income tax return for the last 3 years, audited balance sheet, details of previous real estate project, legal title deed of land, encumbrance certificate. encumbrance certificate क्या है, encumbrance certificate is that certificate जिस पर आपको प्रॉपर की ये ऑनर के नाम में क्लियर टाइटल है, मतलब किसी और का उस पर राइट नहीं है, वो encumbrance सर्टिफिकेट होता है कि ये लैंड मेरी प्रॉपर क्लियर है। सैंक्शन प्लान, बिल्डिंग प्लान एंड लेआउट, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्लान विद टाइमलाइंस,
परफॉर्म ऑफ अलॉटमेंट लेटर एंड सेल एग्रीमेंट। ब्रोकर्स के केस में रजिस्ट्रेशन लेना इजी होता है, बिल्डर्स के केस में रजिस्ट्रेशन करते समय एक प्रॉपर आपका पूरा प्रोजेक्ट डिटेल्स बनती है, प्रॉपर, जिसमें कि आपका इवन प्रोजेक्ट में कितनी टावर्स होंगी, उन टावर्स में कितने फ्लैट्स होंगे, आपका किस किस पर मतलब कितना कितना एक्सपेंडिचर होगा, प्रॉपर आपका प्रोजेक्ट की बजटिंग होती है, इवन कितना आपका बजटेड रेवेन्यू होगा, कौन कौन सी फैसिलिटी दे रहे होंगे, उन फैसिलिटीज से क्या क्या रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे होंगे, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन। यदि आपका बिल्डर कंपनीज या फर्म है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट है केवाईसी के अलावा, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, टैन है कंपनी का टैन नंबर, रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस, डिटेल ऑफ पार्टनर्स डायरेक्टर्स डिटेल्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। यदि आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, तो उसकी डिटेल्स, यदि नहीं है तो नहीं जरूरत है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सेम स्टेप्स हैं जो ब्रोकर्स में था। पहले रेरा की वेबसाइट पर जाकर आपको क्रिएट करना है अकाउंट, लॉगिन क्रेडेंशियल्स बनाने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करना है। यहाँ पर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि टावर वाइज, फ्लोर वाइज सारा आपको खर्चे का बाइफर्केशन देना होता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस, इसमें रजिस्ट्रेशन फीस मैंने मेंशन नहीं की हुई है क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस प्रोजेक्ट वाइज, आपके टाइप वाइज, आपका कौन सा प्रोजेक्ट है, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, लग्जरी प्रोजेक्ट है, अल्ट्रा लग्जरी है, दीनदयाल है, कौन सी जोन के अंदर है, हाई पोटेंशियल जोन के अंदर है या आपका लोअर पोटेंशियल जोन के अंदर है, उसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन फीस जाती है। उसके बाद आप एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद अप्रूवल होने के बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होगा। तो पहला टास्क था जो सीए कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है रेरा के अंदर। सेकंड मैंने आपको बताया था वो सर्टिफिकेट्स बना सकता है। तो विड्रॉल का सर्टिफिकेट्स और क्वार्टरली सर्टिफिकेट सेम ही बनते हैं। उसमें आपका जो भी बिल्डर ने फंड विड्रॉ किया है प्रॉपर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग किया है नहीं किया है, जितना कंस्ट्रक्शन पर खर्चा हुआ है उसके अकॉर्डिंग किया है नहीं किया है, तो वो उसी को सर्टिफाई करता है। सीए सर्टिफिकेशन के साथ साथ 2 सर्टिफिकेट्स और रिक्वायरमेंट होती है। इस तरह से 3 सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट और इंजीनियर सर्टिफिकेट, इन तीनों का तालमेल बनाकर सीए चेक करता है कि इन दोनों ने जो प्रोजेक्शन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दिखाई है क्या मेरी भी उतनी ही बन रही है एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग, तो वो सारी चीजें चेक करके सर्टिफिकेट बनाता है। सेम सर्टिफिकेट क्वार्टरली के लिए बनते हैं। मैंने आपको बताया था अभी पहले कि चाहे उस क्वार्टर में किसी भी बिल्डर ने विड्रॉल किया है नहीं किया है तो वो क्वार्टरली सर्टिफिकेट बनाएगा ही बनाएगा, चाहे वो नील का ही सर्टिफिकेट क्यों ना बने, लेकिन वो क्वार्टरली कंप्लायंस उसको पूरा करना होता है। क्वार्टरली कंप्लायंस में वो तीनों के सर्टिफिकेट लगाएगा, प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, इंजीनियर सर्टिफिकेट, चार्टर्ड सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपको आर्किटेक्ट सर्टिफाई करता है कंस्ट्रक्शन का स्टेटस, इंजीनियर सर्टिफिकेट सर्टिफाई करता है टेक्निकल प्रोग्रेस और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करता है फाइनेंशियल प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू द एलिजिबल विड्रॉल्स। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन वेबिनार में भी था कि मैडम क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साइट पर जाकर विजिट करेगा? नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल्स के बेस पर ही सर्टिफिकेट बनाएगा। उसे फिजिकल प्रोग्रेस या उससे वो केवल रिलाई करेगा एक इंजीनियर के सर्टिफिकेट पर और आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट पर, क्योंकि वो केवल फाइनेंशियल को रीड करना जानता है। वो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस स्टेज पर है, क्या क्वालिटी है, उसके बारे में उसको इतना नॉलेज नहीं होता, तो वो केवल उनके सर्टिफिकेट पर रिलाई कर और अपनी फाइनेंशियल्स को ध्यान में रखकर ही सर्टिफिकेट बनाएगा। सीए जो जितनी भी कॉस्ट इंकर हुई है उसका प्रोपोर्शनेट आपने विड्रॉल किया है नहीं किया है, प्रॉपर तरीके से किया है नहीं किया है, तो इस तरह से सीए के पास अपॉर्चुनिटी है। ये विड्रॉल का सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया था मंथली भी हो सकता है, बाई मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, आपका माइलस्टोन बेसिस पे भी हो सकता है, फेज वाइज भी हो सकता है। अब इन्फॉर्म सर्टिफिकेट तो बना लेगा वो, लेकिन क्वार्टरली अपडेट्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन भरी जाती है, रिटर्न। अब सर्टिफिकेट के अलावा क्वार्टरली कंप्लायंस भी कर सकता है।
क्वार्टरली कंप्लायंस में क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी होती है। अब है प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन पहले से ही प्रीफिल्ड होती है। वो प्रीफिल्ड कहाँ से आती है, जब आप रेरा का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जो भी उसमें डिटेल्स मेंशन करते हैं वो वहां से ऑटो पॉपुलेट होकर प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है। प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन में आती है आपका प्रोजेक्ट नेम, प्रमोटर नेम, रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, टोटल कॉस्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, नंबर ऑफ बिल्डिंग मतलब कितनी टावर्स हैं, कितने फेजेस में बनाया जाएगा, कितनी बिल्डिंग्स हैं, रेरा का सेपरेट बैंक अकाउंट नंबर और टोटल इन्वेंट्री या यूनिट्स की कितनी आपकी फ्लैट्स बनेंगे, कितनी यूनिट्स बनेंगी। अब सेकंड आता है फाइनेंशियल प्रोग्रेस। ये हमको बाकी का फिलअप करना होता है। टोटल अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द अलॉटेड ड्यूरिंग द ईयर। बिल्डर ने कितना अमाउंट अलॉटी से कलेक्ट किया है उस क्वार्टर के अंदर, कितना रेरा के अंदर डिपॉजिट हुआ है, कितना अमाउंट उसने प्रमोटर ने उस क्वार्टर में इंकर की है, या यदि कोई उसने बोरोइंग की है, मोर्गेज लिया है तो वो भी उसे मेंशन करना होता है। उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट होता है, एस्क्रो अकाउंट, वहां से फंड फ्लो पूरा रूट होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, टोटल इन्वेंट्री कितनी थी, कितनी सेल आउट की, कितनी अवेलेबल है। सेम आपको यदि आपने कार पार्किंग भी दिखाई है तो कितनी टोटल थी, कितनी सेल आउट हुई है, कितनी बैलेंस है। फिजिकल प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क, कितना बिल्डिंग वाइज फ्लोर वाइज आपका कंप्लीट हुआ है। कंप्लीटेड एक्टिविटी कि क्या स्टार्ट डेट थी, क्या एंड डेट है। स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब आपकी फैसिलिटीज, जैसे मैंने बताया था रजिस्ट्रेशन के समय आपको मेंशन करना होता है आप कौन कौन सी फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो उन फैसिलिटीज का भी आपको स्टेटस देना होता है कि क्या स्टेटस है, क्या एमिनिटीज दे रहे हैं उनका क्या स्टेटस है, और फोटोज ऑफ वर्क प्रोग्रेस। अब आता है प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। मैंने आपको बताया था कि सीए सर्टिफिकेट के साथ साथ आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, इंजीनियर सर्टिफिकेट भी लगते हैं। अब इन सर्टिफिकेट्स में ये लोग क्या वेरीफाई करते हैं, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग द फिजिकल प्रोग्रेस ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, ये फिजिकल प्रोग्रेस बताता है। इंजीनियर सर्टिफिकेट वैल्यूएशन ऑफ द कंप्लीटेड ऑफ द वर्क एट साइट, और चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ऑफ टोटल अमाउंट इंकर्ड, अमाउंट रिलाइज फ्रॉम द अलॉटी और डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट एंड एलिजिबल विड्रॉल। मैंने आपको बताया था जितना कंस्ट्रक्शन पर खर्चा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग इसका विड्रॉल होगा, तो वो सारा चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर्टिफाई करना होता है। अब आते हैं नेक्स्ट लीगल कंप्लायंस। रजिस्ट्रेशन के समय सैंक्शन प्लान को भी मेंशन करना होता है, किस तरह से हम उसको डेवलप करेंगे वो सारा मेंशन करना होता है। तो हम ये भी बताएंगे यदि हमारा किसी भी ओरिजिनल प्लान में कोई मॉडिफिकेशन है, अमेंडमेंट है, ये सैंक्शन प्लान को फॉलो करते हुए ही सारी चीजें बनाएंगे, कहीं भी कुछ भी चेंज है तो हमें रेरा में मेंशन करना होता है। यदि उस क्वार्टर में जितने भी आपके कंप्लायंस से रिलेटेड सर्टिफिकेट रिसीव हुए हैं उन सर्टिफिकेट्स को भी आपको उसमें डालना होता है कि ये सर्टिफिकेट्स आपको रिसीव हुए हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाने हैं, अभी तक मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डिटेल में बता दिए हैं। फिर फोटोग्राफ ऑफ वर्क प्रोग्रेस, जितनी भी एनओसीज आपको उस क्वार्टर में मिली है उनके सर्टिफिकेट्स, यदि आपने कोई पैसा एफडी में डाला हुआ है, रेरा में हमारा पैसा आपने विड्रॉ नहीं किया है उसकी एफडी बना दी है, तो उस एफडी की कॉपीज, यदि कोई लिटिगेशन चल रहा है तो लिटिगेशन का मैटर, ऑर्डर आ गया है तो उसकी ऑर्डर की कॉपी, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मींस आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, इंजीनियर सर्टिफिकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट और रेरा के सेपरेट बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट। अब आपने समझ लिया है कि सीए क्या कर सकता है और उसको करने में उसे क्या क्या रिक्वायरमेंट आएंगी। अब हमने जानना है कि उस सब को करने में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। ऐसा नहीं है कि मतलब रेरा में आपके ऊपर देखो इन्वेस्टर का भी फेथ, आप जो भी सर्टिफिकेशन कर रहे हैं इन्वेस्टर उस पर फेथ करके ही इन्वेस्ट कर रहा है।
बायर्स उस पर फेथ करके कर रहा है, तो आपको भी सर्टिफिकेशन देने से पहले कुछ प्रिकॉशंस को ध्यान में रखकर ही सर्टिफिकेशन करना है। सबसे पहले आता है अंडरस्टैंडिंग द स्कीम ऑफ द प्रोजेक्ट एंड थोरो वेरिफिकेशन। आपको स्कीम का पता होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, दीनदयाल प्रोजेक्ट है, लग्जरी प्रोजेक्ट है, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है, किस टाइप का प्रोजेक्ट है। दूसरा, आपको उसके साइज का पता होना चाहिए, डेवलपमेंट की स्कीम का पता होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बिल्डर्स ने क्या क्या प्रोमिस किए हैं, क्या क्या रजिस्ट्रेशन के समय मेंशन किया है, उसमें उसके अकॉर्डिंग चल रहा है नहीं चल रहा है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करना चाहिए कि आपका लैंड का टाइटल बिल्कुल क्लियर है नहीं क्लियर है, सैंक्शन प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा है। सारा डाटा आपको क्रॉस चेक भी करना होता है कि जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है आपका वो प्रॉपर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हुआ है और उसी एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग ही विड्रॉल किया गया है। अब आपको रेरा में भी जैसे इनकम टैक्स जीएसटी में अपडेट्स आते रहते हैं, रेरा में भी सेम रहते हैं। तो रेरा के सर्कुलर गाइडलाइंस नोटिफिकेशन के लिए आप अपडेट होने चाहिए और जो भी उसकी रेरा से रिलेटेड कंप्लाइंस है उसको ध्यान में रखकर ही आपको सर्टिफिकेशन करना है। एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब आपको सारे कंपोनेंट आपके, जैसे मैंने बताया था रजिस्ट्रेशन के समय हमें हर एक कंपोनेंट को मेंशन करना होता है कि गवर्नमेंट फीस कितनी होगी, कंस्ट्रक्शन पर खर्चा कितना होगा, मार्केटिंग अदर सेलिंग ओवरहेड्स क्या होंगे, कितनी अमाउंट रियलाइज होगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखकर ही सर्टिफिकेशन करना है। जो भी अमाउंट आपकी एलओटी से रिसीव हुई है उसका 70% रेरा अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है नहीं हो रहा है, बोरोइंग हो रही है तो वो बोरोइंग आपका उसके लिए एस्क्रो अकाउंट ओपन हुआ है नहीं हो पाया, उसके थ्रू ही रूट हो रही है नहीं हो रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी और डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड बुक कीपिंग। आई थिंक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये सब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट जानता है कि जितने उसके पेपर्स स्ट्रांग होंगे, जितने उसने डॉक्यूमेंटेशन अपने आप को रखे होंगे, इन फ्यूचर कोई भी क्लेम आता है या इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो पेपर्स ही हैं जो उसको सेव कर पाएंगे। तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करके ही सर्टिफिकेशन करना है। लीगल कंप्लायंस से आप अवेयर होने चाहिए और आपके पास कंटिन्यूस लर्निंग ट्रेनिंग होनी चाहिए, चाहे वो आपके ग्रुप के थ्रू हो, आपका पूरा मतलब सर्कल ऐसा हो, ये किसी भी तरह से आप अपने आप को बस अपडेट करते रहें। अब 3 तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं, मैंने आपको बताया आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट देना होता है, इंजीनियर को सर्टिफिकेट देना होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर्टिफिकेट देना होता है। आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट वो वेरीफाई करता है कि साइट पर कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, प्रोग्रेस बताता है। इंजीनियर बताता है कि कितना माइलस्टोन हो गया है, वो प्रॉपर सैंक्शन प्लान के अकॉर्डिंग या नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट वेरीफाई करता है कि कितना फंड अलॉटी से रिसीव हुआ, कितना रेरा में डिपॉजिट हुआ, फंड विड्रॉल सही हुआ नहीं हुआ। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर्टिफिकेशन देने की जरूरत है। तो पहला था रजिस्ट्रेशन, दूसरा था सर्टिफिकेशन, तीसरा था क्वार्टरली कंप्लायंस, फोर्थ है आपका एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट के लिए 4-12D में एक एनुअल रिपोर्ट जाती है जिसमें आपकी बैलेंस शीट भी अटैच्ड होती है। 70% जो आपका फंड की होती है उसकी भी सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन होता है, उस बैंक अकाउंट की भी आपकी बैंक स्टेटमेंट जाती है। विड्रॉल आपका इसमें सीए सर्टिफाई करता है, विड्रॉल आपका प्रोजेक्ट पर जो भी खर्चा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हुआ है। ट्राई पार्टी की डिक्लेरेशन होती है। ट्राई पार्टी क्या हो गई, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ट्राई पार्टी के सर्टिफिकेट्स हो गए जितना भी फंड आपका यूटिलाइज हुआ है और कलेक्ट हुआ है उस सबकी डिटेल जाती है। तो ये प्रॉपर आपका चारों क्वार्टर की समरी जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट रोल के ऊपर। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या क्या कर सकता है, प्रोजेक्ट वायबिलिटी एनालिसिस कर सकता है। जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को रेरा के बारे में भी पता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में पता है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री की पूरी नॉलेज है तो वो ड्यू डिलिजेंस कर सकता है इन्वेस्टर्स के लिए।
अब आता है स्ट्रक्चरल जेवीएन डेवलपमेंट एग्रीमेंट। अब आप कहेंगे एडवोकेट आपके एग्रीमेंट ड्राफ्ट करता है। एडवोकेट केवल ड्राफ्टिंग ऑफ एग्रीमेंट कर सकता है, लेकिन उसमें टैक्स कंप्लायंस को भी ध्यान में रखते हुए एग्रीमेंट्स की ड्राफ्टिंग करनी होती है। तो उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग ही एग्रीमेंट्स ड्राफ्ट होते हैं, तो उनके साथ भी वो काम कर सकता है। रेरा रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस में अपनी एडवाइजरी दे सकता है। रेरा में आपके कोई लिटिगेशन चल रहे हैं तो वहां पर, क्योंकि एडवोकेट यदि आपके लिटिगेशन के लिए जाएगा वो आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड रीड नहीं कर सकता, तो उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प ली जाती है। वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रीड करने के लिए, या किस अकॉर्डिंग आपका विड्रॉल हुआ है, किस तरह से खर्चा हुआ है, वो सारे रीड करने में हेल्प करता है। एक्सपर्ट ओपिनियन देता है, सारा रिकंसिलेशन बनाता है। इंटरनल ऑडिट या फोरेंसिक ऑडिट में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि उसे एवरीथिंग पता होता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का। तो वो इंटरनल ऑडिट इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए या बायर्स के हित में कर सकता है। फॉरेंसिक ऑडिट कर सकता है, मेरी तरह वेबिनार कंडक्ट कर सकता है, ट्रेनिंग दे सकता है, बुक्स ऑथर कर सकता है, आर्टिकल्स लिख सकता है। तो ये सारी चीजें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, इवन इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट केवल एडवाइजरी रोल पर ही प्ले करता है। तो रेरा रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अब तो कितना सारा बूम भी आया हुआ है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक अच्छा स्कोप है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, जहां वो बहुत सारे रोल्स प्ले कर सकता है। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।